हेलो गाइस, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी। माय नेम इज़ कमल मुकेश बेलानी। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के केमिकल सेक्टर के बारे में। केमिकल सेक्टर के बारे में जिसने भी रिसेंटली पढ़ा होगा उन्हें ये तो पता ही होगा कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज चाइना के अलावा अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस ढूंढ रही है, जिसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट इंडियन केमिकल कंपनीज को हुआ है और आगे भी होने वाला है। बट अगर मॉर्गन स्टैनले की माने तो एक 25 बिलियन की अपॉर्चुनिटी एक और बन के आ रही है यूरोप के एनर्जी क्राइसिस से। तो क्या इंडियन केमिकल कंपनीज को सच में बेनिफिट होने वाला है या इंडियन केमिकल कंपनीज जो यूरोप में एक्सपोर्ट करती हैं उन्हें नुकसान होने वाला है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में ध्यान दें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस के थ्रू रन किए जाते हैं। बट यूरोप में यूरोप की एनर्जी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, जिनके कारण उन्होंने अपना एनर्जी यूटिलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा रैशनिंग ला ली है। इसीलिए उनका फोकस अभी अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करने पर है। बट इसी कारण उन्होंने अपनी केमिकल कंपनीज़ को एनर्जी सप्लाई करने में भी रैशनिंग करना चालू कर दी है। अगर कंपनीज़ को एनर्जी सप्लाई नहीं होगी तो उनको प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यूरोप को डोमेस्टिकली जितने केमिकल्स की नीड होती है, साथ ही साथ यूरोप जो एक ग्लोबल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, जो वो जिन जिन कंट्रीज़ को अपना केमिकल्स एक्सपोर्ट करता है, वहाँ का उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर यूरोप को नुकसान होगा तो ऑब्वियसली किसी न किसी कंट्री को बेनिफिट हो सकता है। तो इंडिया इससे काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। बट उससे पहले ये देखते हैं कि उन वहाँ की ग्लोबल केमिकल कंपनीज़ की कमेंट्री क्या कह रही है। वहाँ की ग्लोबल केमिकल कंपनीज़ जैसे कि BASF, सॉल्वे, ऑलिन, ईस्टमैन केमिकल्स, उन्होंने अपना अर्निंग्स ऑलरेडी डाउनग्रेड कर दिया है। उनका फोकस करंटली ये है कि नेचुरल गैस जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है केमिकल कंपनीज के लिए, जिसका यूटिलाइज करके वो अदर केमिकल्स को जनरेट करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ हीट। उसके अलावा वो कैसे प्रोडक्ट्स अपने केमिकल्स को हीट करके अदर बाय प्रोडक्ट्स जनरेट कर सकती है। अगर हम सॉल्वे, ऑलिन, ईस्टमैन केमिकल्स के बारे में डिस्कस करें, उन्होंने अपने अर्निंग्स को डाउनग्रेड कर दिया है। उनका फोकस अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को शिफ्ट करने पर है या अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को फुलफिल करने में है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस का यूटिलाइजेशन होता है मिथेनॉल एंड अमोनिया को प्रोड्यूस करने में। अब अमोनिया और मिथेनॉल इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि अमोनिया और मिथेनॉल हर केमिकल का बेसिक रॉ मटेरियल है। अमोनिया निट्रिक एसिड में यूटिलाइजेशन होता है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में यूटिलाइज होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में यूटिलाइजेशन होता है उसका, जिससे वेरियस डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर मिथेनॉल की बात की जाए तो मिथेनॉल भी एक बेसिक केमिकल है जिसका यूटिलाइजेशन एसिटिक एसिड में होता है, क्लोरोमीथेन्स में होता है, जिनका डाइवर्स इंडस्ट्री यूसेज है। यूरोप एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बना ही इसीलिए क्योंकि वहाँ लो गैस प्राइसेस थे, जिससे वो लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते थे। बट ड्यूरिंग द रिसेंट टाइम्स उनके एनर्जी कॉस्ट 2x या 3x भी हो गए हैं। केमिकल कंपनीज के लिए इतना इजीली ये कॉस्ट को पास ऑन करना इजी नहीं होता है, जिसके कारण इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उन्हें अपने अदर बेसिक यूसेज में भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना है, जिसके कारण कॉस्ट भी बढ़ रही है एंड सप्लाई भी लिमिटेड है। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन गया है केमिकल कंपनीज के लिए ये। अगर इंडिया के बारे में डिस्कस किया जाए, इंडिया और यूरोप का केमिकल सेक्टर का रिलेशन डिस्कस किया जाए, तो इंडिया 33% ऑफ इट्स केमिकल्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड 42% आर इम्पोर्टेड फ्रॉम एशिया। अगर यूरोप से इम्पोर्ट्स की बात की जाए तो सिर्फ 11% है। इससे ये चीज़ तो काफ़ी क्लियर हो गया कि इंडिया की इम्पोर्ट डिपेंडेंसी यूरोप पे बहुत ही कम है। अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए, इंडिया 8% एक्सपोर्ट करता है चाइना को केमिकल्स, 32% जो एक मेजर एक्सपोर्ट पोर्शन है वो एक्सपोर्ट किया जाता है एशिया में ही अदर देन चाइना, 9% लैटिन अमेरिका को, 17% नॉर्थ अमेरिका को, 6% अफ्रीका को एंड 26% यूरोप को। तो जो केमिकल कंपनीज यूरोप में एक मेजर एक्सपोर्टर हैं, उनका रेवेन्यू थोड़ा बहुत अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ शायद वो अपना डिमांड को कर्टेल करें। अगर FY22 के बारे में डिस्कस किया जाए तो 619 बिलियन रुपीस का केमिकल्स एक्सपोर्ट किए गए थे यूरोप को। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिकल्स ऑर्गेनिक केमिकल्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किए गए थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिकल्स बेसिकली वो हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस के थ्रू रन करना पड़ता है बेसिक केमिकल से ज़्यादा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी इंडियन केमिकल कंपनीज के लिए बड़ी बन के आ सकती है, क्योंकि यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इंडिया ने लास्ट 1 ईयर में बहुत बड़ा केपेक्स किया है केमिकल सेक्टर में।
कुछ कंपनीज ने हाईएस्ट एवर केपेक्स रिकॉर्ड किया FY22 में। अगर लास्ट 1 ईयर में सिर्फ केपेक्स अनाउंसमेंट पे ही फोकस किया जाए तो एसआरएफ ने 4700 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है, आरती इंडस्ट्रीज ने 3500 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स ने 1810 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है, नवीन फ्लोरिन ने 1170 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है एंड दीपक नाइट्राइट ने 1000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है अपने कैपेसिटीज को एक्सपांड करने के लिए, नए नए मल्टीपर्पज प्लांट्स खोलने के लिए। इसका मतलब ये है कि इंडियन केमिकल कंपनी इज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, क्योंकि चाइना +1 की अपॉर्चुनिटी तो बनकर आ ही गई है, जिसके कारण क्रिसिल ने इंडिया, जहां ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ 6% कही है, इंडिया के केमिकल सेक्टर की ग्रोथ 12% कही है। अगर मॉर्गन स्टैनले की माने तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन के आने वाला है। $25 बिलियन का एक अपॉर्चुनिटी बन के आई है अगर इंडिया यूरोप को सप्लाई कर सके अपने प्रोडक्ट्स, और जिन जिन कंट्रीज को यूरोप सप्लाई करता था उसके साथ ही साथ उन्हें भी सप्लाई कर सके। यूरोप का लॉस इंडिया का फायदा हो सकता है, बट हर केमिकल कंपनी को एडवांटेज नहीं होगा। जिन कंपनीज ने ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस करके अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने पर फोकस किया है एंड सिमिलरली न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस करके मार्केट में अपने आप को एक लॉन्ग स्टैंडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट पोजिशनिंग दी है, वही कंपनी बेनिफिट करेगी। जिन कंपनीज ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन में लास्ट 5 to 10 ईयर्स में फोकस किया उनके मार्जिन्स अफेक्ट नहीं होंगे और वो लो कॉस्ट पे सप्लाई भी कर सकेंगे, जिसके कारण उन्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आ सकती है। कंपनीज फ्लोरोकेमिकल्स की डिमांड बढ़ती हुई, काफ़ी ज़्यादा डिमांड, उनका डाइवर्स यूज केस भी बढ़ता जा रहा है। इसके कारण जो कंपनी फ्लोरोकेमिकल्स में उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये मॉनिटर करना कि ये यूरोप का एनर्जी क्राइसिस इंडियन केमिकल कंपनीज के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आता है या कितना बड़ा एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बन के आ सकता है। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल में समझे कि कौन कौन सी केमिकल कंपनीज को एडवांटेज हो सकता है, स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी। थैंक यू।